सक्सेस स्टोरी आ रही है। चलो अच्छी बात है, आप ही पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन है वो तो काफी ज्यादा है, पर यदि प्रैक्टिकली हम बात करें तो बहुत कम है। नहीं, क्योंकि पर जैसे हरियाणा उन्होंने की बताया यदि कि जेब की मेरा बात करें तो सच जो है, उन्होंने बताया ना कि मेरा तो बिक नहीं रहा माल, तो हमने तो कहा भी और माल लेते हैं, वो तो कहते बिकता नहीं। सर मार्केटिंग में जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है, जैसे इन्होंने बताया कि भाई जो मेन समस्या आती है जो चावल की है, और चावल में भी थोड़ा सा जो है किसान हमारे जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जैसे जीरी बिकती है ऐसे एकदम बिक जाएगी, पर ज़ाहिर में जो चावल है वो यदि हम चावल निकाल के यदि बेचते हैं तो जैसे राजेश जी ने बताया वो बिक जाता है, पर वो जब पूरे साल जो किसान वेट नहीं कर सकता, प्रॉब्लम वहाँ पे है सर। दूसरा जो मार्केटिंग में प्रॉब्लम सर, जो सर्टिफिकेट को लेके, जिस सर्टिफिकेट वाला जो है पॉइंट डिस्कस भी हुआ सर, और उस चीज को ये आपकी बात अच्छी तरह से नोट कर ली है। मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देगा विभाग। मेरा एक प्रार्थना है, यदि किसी किसान का इमीडिएट कोई प्रश्न नहीं है तो हम लंच के लिए लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। एक सबमिशन में चाहूंगा सर, दूसरी जो चीज मार्केटिंग में जो हेल्पफुल है हमारे लिए, वो जो हमारी टेस्टिंग रिपोर्ट है सर। जो केमिकल रेजिड्यूज की जो बात है, कई बार किसी वो जो कस्टमर ये कहता है कि हम कैसे विश्वास करें, या तो सर्टिफिकेट हो या हमारे तो सब्जियों को तो टेस्ट से खाने से पता लग जाता है, पर दूसरे प्रोड्यूस की बात है वो पता नहीं लग पाता। तो यदि केमिकल टेस्टिंग लैब यदि हमारे जो है अवेलेबल डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट हो जाए, जो है अमेठी जो सेंटर पे जो सर्टिफाई करेगा वो टेस्टिंग का प्रोविजन भी करेंगे। वो भैया जी आप बता देना। मैं 2 फार्मर्स के क्वेश्चन और लेके छोटे छोटे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो 4 साइंटिस्ट एक्चुअली से आए हुए हैं, वो जरा 2-2 मिनट कोई ऐसा सुझाव दे जिससे विभाग कृषि के क्षेत्र में कोई नयापन ला सके। फिर हम लंच के लिए ब्रेक करेंगे, और दोनों प्रेजेंटेशन मोबाइल ऐप की और दूसरे वाली वो बाद में लंच के बाद ही करेंगे, क्योंकि वो एक छोटा ग्रुप है, इंटरनल प्रेजेंटेशन है, उसमें बड़े हाउस की जरूरत नहीं। थैंक यू। प्लीज करें। चलो साइंटिस्ट को बुला लो, 4 साइंटिस्ट। जी कोई किसान, अच्छा किसान से खाने पे बात करेंगे। ठीक, खाने पे बात कर लेंगे। खाने पे थैंक यू सर। हाँ वो माइक ले लो प्लीज, माइक पे आ जाओ। यहाँ जाओ डॉक्टर, डॉक्टर सनोवर सिंह, डायरेक्टर नोएडा। यहाँ जाओ डॉक्टर, इस पे धान की जैसे भी फार्मर बात कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड में 521 मिलियन टन धान पैदा होता है, और जो खपत है वो 520 मिलियन टन की है। जो हमारा स्टॉक है इमरजेंसी के लिए पूरे वर्ल्ड में 167 मिलियन टन। मेरे को ये समझ में नहीं आ रही गवर्नमेंट धान के आगे इसमें क्यों है। जो ठीक है, सारी कोशिश करने के बाद भी धान के एरिया हमारा बढ़ रहे हैं। किसी भी चीज को अगर हम बैन करते हैं ना तो उसको ज्यादा लोग बाग उगाते हैं। हमें प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स को कि भी धान पैदा करिए लोग। ठीक है, और जहाँ तक हमारी समस्या पानी की, वो पहले भी सुझाव दिया था मुख्यमंत्री को कि भी आप ड्रिप सिस्टम पर आइए, ड्रिप जो है 7 सेंटीमीटर पर जो है प्रोविजन करिए। वो आज तक जो है अभी अप्रूव नहीं हुआ है, हो सकता है हो जाए। ठीक है, उसमें आपका खाद भी बचेगा, पानी भी बचेगा। ठीक है, बखाने की डिजीज जो आपकी जो ना आपके सिरसा में बहुत बुरी तरह आई हुई थी, आपके पास मैक्सिमम एरिया DSR में है। एक फार्मर 50-50 एकड़ में DSR कर रहे हैं। अभी आते हुए मैं निडाना में गया था किसी फार्मर के पास, पिछली साल उसकी जो है पैदावार थी 24.2 क्विंटल एक एकड़ में DSR से, और जो ट्रांसप्लांटेड थी उसकी 19 क्विंटल थी। ठीक है, वो फार्मर से भी कोई भी पूछ सकता है, त्रावड़ी के पास में है निडाना गांव। तो जब सारे हमें बेनिफिट मानने रहे, पहले हमारे पास समस्या थी कि हमारे पास हर्बिसाइड नहीं थे, अब हमारे पास हर्बिसाइड भी है। दोनों धान की खेती में अगर कोई रुकावट थी वो हर्बिसाइड की थी, वो आप हमारे पास हैं। ठीक है, आपकी खाद बचेगी जो ना, आप जो ना फास्फोरिक एसिड उसमें दे सकते हो, सिर्फ 10 किलो लगेगा। आप DAP लेते हो तो जो है 1200 का कट आएगा, वो 10 किलो आपका 1000 रुपये का आएगा। वहाँ भी सेविंग है। 30 to 40% आपकी जो यूरिया जो आप ड्रिप के माध्यम से दोगे वो आपका बचेगा जो ना। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड धान को बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को, DSR करना चाहिए जो ना। उसमें जमीन की जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। और एक भाई अभी जो ना माइक्रोब्स पर बात कर रहे थे, माइक्रोब्स की जो है पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। जब फसल आपकी पकड़ने की तरफ जाती है तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती है। हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन एक बार कम होकर दोबारा फिर वापस आ जाती है। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है माइक्रोब की पॉपुलेशन कितनी नहीं है। मेन ये है कि अभी आपने पानी बचाना है, आपकी जमीन बचानी है।
और उसमें DSR आपका मदद कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम एरिया शीर्षा में है DSR में जो, और हो सकता है तो आपके टारगेट्स हैं उसको भी एक्सीड कर जाए। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट के बचना पैसा भी है या नहीं है जो, क्योंकि कई बार फार्मर की ये शिकायत रहती है कि हमने DSR को है पैसे नहीं मिले जो। और दूसरा डॉक्टर ने बता ही दिया था अभी जो है कि HA का जो बीज सारे फार्मर कंप्लेंट करके बहुत लेट मिला। वो कह रहे सारा सरकार का महकमा ये होता है, स्कीम बड़ी होती है लेकिन टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ये था कि फार्मर्स के लिए जो कॉस्ट जो आती है, चाहे मशीनरी हो या और कोई चीज़ हो, उस पर GST सिर्फ 5% होना चाहिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, न कि 12% होना। अगर ये सुझाव गवर्नमेंट मानती है तो फार्मर्स की जो है ना हेल्प हो जाएगी शुरू कर। धन्यवाद। डॉक्टर समुंदर सिंह, आपके सुझाव बहुत अच्छे और हमने नोट कर लिए और कोशिश करेंगे कि इन पे जरूर चर्चा हो, आगे जो भी पॉलिसी बनती है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर R.K. पानू को, जो कि फॉर्मर डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर HAU हैं, हमारी बहुत ही सीनियर फैकल्टीज में आते हैं और गेस्ट फैकल्टी में अक्सर सेवाएं अमेठी में देते रहते हैं। डॉक्टर समुंदर सिंह भी हमारे बीच में अक्सर आते रहते हैं सर, हमारे ट्रेनिंग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में। मैं पहले तो डॉक्टर समुंदर सिंह ने अभी DSR की एडवोकेसी की जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वो किसान भाई का जो सवाल था कि हमें फास्फोरस हमने अप्लाई किया, क्योंकि हम गेहूं में सिफारिश करते हैं, DSR में जाएंगे तो फास्फोरस की रिस्पॉन्स आती है और आनी भी चाहिए, क्योंकि उसका कारण है या तो हमें अपना वो चेंज करना पड़ेगा मेथड, क्योंकि जो पडलिंग करके हम धान लगाते हैं, फास्फोरस हमारे हरियाणा में मीडियम कैटेगरी है जमीन में, और फिक्सेशन की मेन प्रॉब्लम है। जब पडलिंग करते हैं तो अनारोबिक कंडीशन में वो फास्फोरस अवेलेबल हो जाता है, परंतु जब DSR पे आप स्विच ओवर कर रहे हैं तो नेचुरली अवेलेबिलिटी वहाँ घटेगी। तो इसलिए अगर फास्फोरस की एडिशनल 25 किलो की डोज देंगे तो आपकी रिस्पॉन्स आएगी। ऐसा मैं विज्ञान कहता है, ऐसा मैंने काम नहीं किया फास्फोरस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि सोइल केमिस्ट्री जो है वो ऐसा बोलती है। तो अगर DSR पे जा रहे हैं तो हमें फास्फोरस की रिकमेंडेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी जो काम कर रहे हैं वो भी इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, दो बातें मुख्य है कह रहा हूँ कि किसानों का मेन ध्येय, क्योंकि बहुत छोटे छोटे किसान हैं हरियाणा के अंदर, 75% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। तो उनकी आय का जो है आज वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। तो ये एक मार्केटिंग का जो इश्यू था, सरकार की तरफ से भी काफी एफर्ट्स हो रहे हैं, MSP अनाउंस हो जाता है परंतु प्रोक्योरमेंट नहीं है। बिना प्रोक्योरमेंट के MSP का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि जब ये साइंटिफिक आधार पे MSP अनाउंस होती है, कॉस्ट और प्राइस कमीशन के ऊपर कितना उसके ऊपर खर्चा लगता है और उसके आधार पे कैलकुलेट करके जब MSP अनाउंस की है तो किसान को मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज हम नेचुरल फार्मिंग की बात कह रहे हैं, तो नेचुरल फार्मिंग में नेचुरली जो किसान को अगर प्रीमियम मिलेगा उसके प्रोड्यूस के ऊपर तो किसान उसको अडॉप्ट करेंगे, स्विच ओवर करेंगे। नहीं तो जो पीढ़ियों से सदियों से जो चली आ रही है, जल्दी से स्विच ओवर करना बहुत मुश्किल और कठिन काम होगा, क्योंकि किसान भी बड़ी अपनी सुविधाजनक काम करता है, क्योंकि केमिकल का फट्टा लेकर के और अपने छिटका दिया और फारिग हुआ। और इसमें हर एक पानी के साथ आपको बार बार जो अप्लाई करने पड़ते हैं बोर्ड, तो उसमें मेहनत भी लगती है। नो डाउट कि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर की बचत होती है, हमारी सोइल का हेल्थ भी इंप्रूव होता है नेचुरल फार्मिंग में, परंतु पैसा चाहिए किसान को। सोइल हेल्थ सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है
क्योंकि हमारी ये धरोहर है, हमें लंबे टाइम तक बचाना पड़ेगा। तो एक जो पैसे की आमदनी के बारे में जो है सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, कोई मार्केटिंग की ऐसी नीति बनाए, क्योंकि एफपीओ वगैरह का बढ़ावा तो काफी दिया जा रहा है, पर बाई एंड लार्ज समस्या बनी हुई है। जैसे यहाँ किसानों का भी फीडबैक आया है, तो उसके तरफ जाए। दूसरा, किसानों को भी कुछ अब व्यापारी बनना पड़ेगा, खाली सब कुछ सरकार की तरफ ही देखने से बात नहीं बनेगी। तो कुछ उनको भी प्रयत्न करने पड़ेंगे। और अगर आपको अच्छा भाव लेना है, अच्छी अगर आमदनी करनी है, तो आपको मार्केटिंग करनी भी सीखनी पड़ेगी। अभी यही बाईपास का जींद के अंदर ही एक अमरूद का बाग है। वो किसान पहले मंडी में ले जाकर के अमरूद लेता था, हिसार सफेदा का लगा रखे है अमरूद, उसने बहुत ही बढ़िया मीठा अमरूद है एकदम से, उसके नाम से कारें रोक रोक करके अमरूद खरीद के ले जाते हैं। वो पहले मंडी में ले जाकर बेचता था, रोजाना 250 रुपए तो ऑटो वाले को किराया देता था माल को मंडी में ले जाने के लिए। 5 घंटे का टाइम लगाता था और उसको 20 रुपए किलो का भाव मिलता था। और अब यहीं पे जो बाईपास के ऊपर 40 रुपए किलो बेचने लग रहा है, डबल ही इज मेकिंग द प्रॉफिट। तो ये मिडिल मैन को आप अगर निकालोगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। खुद करना पड़ेगा आपको, ये शर्म छोड़नी पड़ेगी। दूसरा ये है कि आप प्रोसेसिंग में जाइए, प्रोसेसिंग करके आप उसकी कीमत और बढ़ा सकते हैं, आप उसको खराब होने से बचा सकते हैं। खास करके जब गलत आता है, जब सीजन में हॉर्टिकल्चर के वेजिटेबल के जो फार्मर हैं, जैसे अप्रैल के महीने में टेम्परेचर शूट अप करता, सारा टमाटर तैयार होकर के एकदम मंडी में गलत आ जाता है, कोई 5 रुपए किलो भी लेने के लिए तैयार नहीं हो। उसको जो उसने प्रिजर्व किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, उसकी पूरी बनाई जाए, उसका टमाटो केचप बनाया जाए। तो सरकार की तरफ से भी कुछ इस तरह का इनिशिएटिव किया जाए कि जो क्रॉप्स के लिए जो बेल्ट हैं, जहाँ पे टमाटो का उत्पादन होता है, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्लांट लग जाए, उससे प्रोसेसिंग हो जाए, क्योंकि वही आपका 100-150 रुपए किलो का बिकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो इनको फिलअप करने की जरूरत है। तीसरा जो है डाइवर्सिफिकेशन, ये मैं बहुत जरूरी है। डॉक्टर समुंदर सिंह, क्योंकि आजकल ये माइक्रो इरिगेशन का काम देख रहे हैं, ये उसके हिसाब से इन्होंने मेरिट बना दी, परंतु वाटर का जो क्राइसिस है आने वाले समय में और भी ज्यादा होने वाली है। पानी जो है, क्योंकि जो कट लगेगा, हमारी पॉपुलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी ही होनी है, आगे और बढ़ेगी, थर्मल प्लांट लगेंगे और पानी आपका एग्रीकल्चर से ही कट होकर के वहां जाएगा, क्योंकि जो वाटर रिसोर्सेज है कहीं से बढ़ने नहीं है। हमारे पास जो पानी की मात्रा वो निश्चित है, इतनी ही रहेगी और एग्रीकल्चर के अंदर अवेलेबिलिटी घटेगी। तो इसलिए हमें पानी की एफिशिएंसी तो बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा धान की फसल क्योंकि पानी को खाती है, तो इसलिए धान को बदलने की ज़रूरत है, डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है। क्योंकि हम हरियाणा जो है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा धान का एक्सपोर्ट करता, फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, परंतु हम जो है ना धान को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम पानी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो है वाटर टेबल 28 ब्लॉक्स जो है डार्क जोन डिक्लेयर हो चुके हैं ऑलरेडी, और उसमें डाइवर्सिफिकेशन में मेरा ये एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी सभी लोग यहाँ बैठे हैं, निवेदन रहेगा कि दूसरी फसलों में करें और खास करके हाई वैल्यू क्रॉप्स के द्वारा डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। हाई वैल्यू क्रॉप्स में जो है मैं रिकमेंड करता हूं, तो उनमें पानी भी कम है, चाहे उनका उत्पादन भी कम है, परंतु उनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने के बाद किसान को आमदनी ज़्यादा होती है। जैसे स्पाइसेस की बात करता हूं मैं, चाहे वेजिटेबल की बात करता हूं मैं, चाहे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करता हूं, हर एक गांव के अंदर कुछ निश्चित किया जाए और गांव के अंदर ही रेडी मार्केट भी है इन चीजों में। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर प्याज का इस्तेमाल ना होता हो,
और हरियाणा के अंदर 6,500 गांव हैं, और मैं दावे से कहता हूँ 5,000 गांव के अंदर प्याज लगाया ही नहीं जाता। क्यों नहीं गांव में बड़े 1-1, 2-2 किले प्याज के लगाए जाए, ताकि वहीं पे कंज्यूम हो जाए मार्केट और किसान की आमदनी बढ़ जाए। एक किसान अगर प्याज लगा रहा है तो दूसरा किसान आलू लगाए। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें आलू की कंजम्पशन ना होती हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें मिर्च की कंजम्पशन ना होती हो, कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें लहसुन की ना होती हो, सौंफ की ना होती हो, जीरे की ना होती हो। तो ये मेरे छोटे छोटे सुझाव थे, क्योंकि समय की अधिकता है। अगर बोलने को तो पीछे डॉक्टर करमचंद कह रहे थे, अब वहाँ जो समय भाषण देने को तो यहाँ, क्योंकि सारी जिंदगी एग्रीकल्चर में गुजारी और बच्चों को पढ़ाया है, तो यहाँ आपसे भी शेयर कर सकते थे सुझाव। परंतु अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, अगर कुछ गाँव में 100 एकड़ की अगर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा तो उससे भी बहुत भला हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत ही वैल्यू एडेड और विस्तृत लेक्चर हम स्टेट ट्रेनिंग पॉलिसी में सारे ऑफिसर्स को पहले करवा चुके हैं और सभी बड़ी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप मेंबर भी रहे डब्ल्यू फार्मर इनकम जो पॉलिसी भारत सरकार ने बनाई थी। आपका बहुत तजर्बा, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने नोट भी किए इन फ्यूचर जब भी होगा तो उसमें हम जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर फोगाट को संबोधन के लिए। थैंक यू। सीधा फॉर्मल एड्रेसिंग ना मंच का टाइम को देखते हुए मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक तो सॉयल के जैसे टेस्टिंग, सॉयल हेल्थ की बात है, जो प्लांट को चाहिए उधर न्यूट्रिएंट हो वो प्लांट को मिले, हमारी समस्या दूर हो जाए। और ये ग्लोबल समस्या हमारी नहीं, हरियाणा की समस्या नहीं है, करनाल कुरुक्षेत्र जिले की समस्या नहीं है। तो सॉयल को हेल्दी रखना। फिर आई वाटर की बात, और वाटर भी इरिगेशन का अंडरग्राउंड वाटर है, उसकी क्वालिटी अराउंड 50-54% प्रैक्टिस है, उसके भी आपने उसकी नेचर समझनी, उस हिसाब से आपने उसको यूज करना है। यदि पानी गलत है वो यूज कर लिया तो वो परमानेंट है, आपकी जमीन को खराब करेगा, वो ठीक होनी मुश्किल हो जाए। फिर पानी बचाने की बात है, चलो धान की बताई ज़्यादा पानी लेता है तो उस बात को छोड़िए। जो पानी है मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, वो देखो नमी चाहिए जी, आपने दिल दिमाग में रखनी है बात। हम पानी पीते हैं, पौधा नमी लेता है, तो जितने भी फिर तुम आप जो फ्लड इरिगेशन है ये टोटली वेस्टेज है। और किसान खुद खुश हो जाता है कि मैंने तो अपना खेत भर दिया, वो सारा फर्टिलाइजर गया, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको आपने घुटन महसूस करी, आपको फसल को कोई फायदा नहीं। तो पौधे को ध्यान रखना, पौधे को नमी चाहिए नहीं कि पानी, उस हिसाब से आपने प्लांटिंग मेथड चुननी। फिर दूसरी मेरी ये बात है, आपने पौधे की सिंचाई करनी है न कि जमीन की। जो वाइडली स्पेस करो, जैसे कॉटन है, क्या करते हैं खेत छूटे खड़े हैं, आप लैंड की सिंचाई करो, हमने पौधे की सिंचाई चाहिए, तो थोड़ा ऐसे बढ़ा दो ना उसमें रिच सी, तो उसके फिर वो आप पानी दे दीजिए, पौधे को नमी मिल जाएगी, आपका पानी बच जाएगा। ये तो कोई भी किसान कर सकता है, इसमें क्या तो साइंस करेगी, क्या बिना साइंस करेगी। हाँ, थिंक टैंक की जरूरत है। 2 बात याद रखनी, हमने भाई पौधे को नमी चाहिए, नमी देनी है, न कि पानी पिलाना है उसको, और हमने पौधे की सिंचाई करनी है, न कि जमीन की। ये 2 कंसेप्ट। जमीन को लेवल रखो, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और ये इंडिविजुअल लेवल पे है, किसान नहीं, ये तो पानी ये तो पी रहे, इसको भी बचाना पड़ेगा। खेती का तो चलो आना ही है। और मैं सरकार से मेरा निवेदन ये है, आज तो टाइम नहीं है, ये जो फ्लड इरिगेशन है ना, ये तो टोटली कानूनी बैन होनी है। तो पहले समझ जाओगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज तो लेजिस्लेशन आना है। फ्लड इरिगेशन भी देश अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मेरा आप लोगों को यही सबमिशन है। थैंक यू वेरी मच। बाद में लंच पे। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि पौधों को ही पानी देना है न कि जमीन को, क्योंकि हम में तो ये बैन है, बताते हैं कि इजराइल में तो बैन है। पैसा चाहिए ना, ये जो मिकाडा से इतना भारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? सरसों का केयर नहीं से
फालतू लेता है पानी, ना शुगर केन होता है इजराइल में, ना धान होता है। नहीं वो तो हम देखते हैं। नहीं सर देखिए वही है कि एक हर एक जिले की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट देखो एक छोटी सी बात है, फ्लड इरिगेशन है, थोड़ी ये पट्टी बनाते हैं जो स्ट्रिप्स भी बनाते हैं, हम कहते हैं लैंड की शेपिंग लेवलिंग प्रॉपर करवाना, उसमें पानी बच जाएगा आपका। एक नाके से पानी दे दिया, रात में छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया, इवन ये तो मैं तो ये भी करना चाहता हूँ, पता नहीं हाउस पसंद करेगा भी नहीं, ये बिजली जो स्लैब और ये कम करना है, ये डार्क जोन नहीं आगे और मारेगा, तो ये भी एक सोचना है। ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स का हर एक का राइट ऐसा नहीं है कि आप उसको अब्यूज करो, मिसयूज करो। मेरा ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है, लैंड शेपिंग कैसे हो सकती है, फिर वो कौन सी मशीन करे, क्योंकि देखिए अब वही है ना, लेबर की शॉर्टेज है, किसान तो इतना करेगा नहीं, दिक्कत यही है मेहनत कौन करे वहाँ पे। 90% लैंड तो हमारे लेजर लेवल में है, बिल्कुल 90%। 5 साल में और level- हाँ, और सर 50% पानी बचा उससे। 90% लेवल है। हाँ जी सर, लेवल है। वैसे ही लेवल है, लेकिन ये मशीन सर बहुत ही अडोप्टेड है एकदम से फार्मर। और रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स आता है। सेविंग, वाटर की सेविंग, यील्ड ज्यादा आपकी। धान वाले कंट्रोल होता है। हाँ जी, तो DSR तो लगाती सर लेजर लेवल तो से। 90% अब 90% लेजर लेवल होता है। हाँ जी कहीं पर जो आगे ये ब्रिज बनाने की बात कर रहे हाँ, यहाँ आना पड़ेगा। हैं, ब्रिज बनाने के लिए कोई मशीन है? होती है तो बहुत कॉमन, हम किसान ले रहे हैं आपके पास, नहीं, जो ब्रिज बनाना हाथ से बना देगा, बाकी के पास है सारे। सर बैट प्लांट है हमारे पास, बैट प्लांट है, मिट्टी और बैट पे भी सोई करते हैं। सर ये चीज मैंडेटरी होता करेगा किसान। ये डॉक्टर साहब आपका सुझाव बिल्कुल ठीक है, फार्मर्स का माइंडसेट चेंज करना है। पहले भी जब हमने बचपन में देखा तब भी हाथ से रिज बनाया करते वो, और अब तो बड़े अच्छे रिजल्ट भी आए हुए हैं। जहाँ तक ये आपका जो सुझाव है, अब 3 या 5 साल में एक दफा जो है ना लेजर लैंड लेवलर का यूज होता है, सरकार की स्कीम है और किराए पे भी मिलते हैं वो, और इस और पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हर साल हम 500 लेजर लेवलर के ऊपर सब्सिडी भी दे रहे हैं, उसको और बढ़ा देंगे। मेरा अनुरोध है इनसे, डॉक्टर हरिओम से 2 मिनट लें, फिर हम लंच ब्रेक करेंगे। बाकी फार्मर से बात करना, लंच ब्रेक कर लेंगे। सर मैं डॉक्टर हरिओम को आमंत्रित करूं, उससे पहले श्री सुभाष पालेकर जी जो कि प्राकृतिक खेती के जनक है, उनके साथ मैं 10 दिन रात में खेत में घूम रहे थे हम, और उस किसान ने उस खेत को जो कणक की फसल थी पूरा भर दिया, तो दिख नहीं रही थी फर्स्ट इरिगेशन। तो उन्होंने शब्द कहा कि आपने इस फसल को कुंभ स्नान करा दिया, और इसकी तो नाक भी बंद होगी, सब कुछ बंद होगा, ये पीढ़ी पड़ेगी। और 10 दिन बाद वो पीढ़ी पड़ी, और फिर बाद में रिवाइव हुई। तो हमें कुंभ स्नान नहीं कराना है, सिर्फ पौधे को जड़ में पानी देना। थैंक यू डॉक्टर हरिओम। धन्यवाद सर। बहुत ही खुशी की बात है कि नेचुरल फार्मिंग के ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की जा रही है यहाँ। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं कुरुक्षेत्र में किसानों को, वैज्ञानिकों को भी दिए सर हमने, लगभग 425 कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्टों को हम करके ट्रेनिंग दी है वहाँ पर, और अलग अलग स्टेट्स के किसानों को भी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वालों को भी। इसमें बहुत बड़े जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जी, एक तो प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, इवन साइंटिस्टों के ट्रेनिंग में भी देखा है मैंने। दूसरा ये है कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को हम एक ही समझ रहे हैं, जबकि दिन रात का फर्क है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा मैं कि प्राकृतिक खेती में कोई खाद नहीं पड़ता है, जैविक खेती में जैविक खाद पड़ता है, चाहे गोबर का खाद है, चाहे कंपोस्ट है, चाहे केंचुआ का खाद है। इसमें जीवाणुओं का कल्चर पड़ता है, जामन पड़ता है, जामन जो हम तैयार करते हैं जीवामृत के रूप में, जो रीढ़ की हड्डी है इसमें। दूसरा जो कंसेप्ट था जैविक खेती का, एक क्वेश्चन बोलते हैं हम कि हमारे बुजुर्ग भी तो प्राकृतिक खेती करते थे, उसमें जो खेत की जब देश की भूखमरी नहीं मिटी तो अब कैसे मिट जाएगी। जो हमारे पूर्वज करते थे उसमें 2 मुख्य कंपोनेंट थे। एक तो ये था कि भरपूर जो हमारे पास गोबर का खाद होता था, पशु बहुत होते थे, वो खूब डाला जाता था, हर दूसरे तीसरे चौथे साल हर एकड़ में गोबर के खाद का नंबर बढ़ जाता था। दूसरा क्या था कि गर्मी के मौसम में खूब जुताई की जाती थी खेत की। दोनों ही प्रिंसिपल प्राकृतिक खेती के अगेंस्ट हैं, क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में आपने जरूरत से ज्यादा जितनी भी जुताई करेंगी, चाहे आप नीचे से मुंह खोल देना जमीन का गहरी जुताई से,
चाहे ऊपर से बात है ना, 2 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं 17 न्यूट्रिएंट्स में से कार्बन है, दूसरा नाइट्रोजन है, दोनों पकौड़े नहीं है। जब भी इसको नीचे जगह मिल के नीचे भाग जाएगा, ऊपर जगह मिल के ऊपर भाग जाएगा। आप कितना गोबर का खाद मिलाना, कितना केचुआ खाद मिलाना, अगर गर्मी के मौसम में आपने मन लगा के जुताई करती है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ ही नहीं सकता। ये वैज्ञानिक तथ्य है। दूसरा क्या है कि अब जो प्राकृतिक खेती आई है इसमें पैकेज आया है। पहले जो नहीं था, जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत के रूप में, या दूसरे भी जो इन फॉर्मुलेशन आए हैं, जो इनपुट्स आए हैं, ये पहले नहीं थे। जो आज प्राकृतिक खेती है एंटायरली जो हमारे पूर्वज करते थे, या 100-200 साल जो हजारों साल होती है, उससे एंटायरली डिफरेंट है। दूसरे इसमें जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस हैं, जो संरक्षण खेती है, जैसे कम से कम जुताई है, रेजिड्यू मैनेजमेंट है, अवशेष प्रबंधन है, हरी खाद का प्रयोग है, या मल्चिंग है, इनको साथ लेके जो हम जीवामृत, घनजीवामृत को जो अप्लाई करेंगे तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, केंचुओं की संख्या बढ़ेगी। और प्राकृतिक खेती का मतलब ही जीवाणुओं की खेती है। इसकी अगर छोटी से छोटी डेफिनेशन में बताऊं आपको, प्राकृतिक खेती का क्या मतलब है? जीवाणुओं की खेती, फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग मींस फार्मिंग ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बढ़ेंगे, केंचुए अपने आप बढ़ जाएंगे, और जिस खेत में माइक्रोब और केंचुए बढ़ जाएंगे, जो इनका शरीर है वो प्रोटीन मास होता है। प्रोटीन मास सीधा ह्यूमस है, सीधा ऑर्गेनिक कार्बन है। हम कहते हैं ना कि प्राकृतिक खेती में इतने जल्दी ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ सकता है? इसमें इसलिए बढ़ जाता है कि जितने आप जीवाणु पैदा करेंगे, जितने केंचुए पैदा करेंगे, उनका शरीर ही प्रोटीन मास है। अवेलेबल फूड है, रेडीमेड फूड है जो प्लांट को जाता है। तो इसमें ऑर्गेनिक कार्बन जो बढ़ता है, आपका खेत की फर्टिलिटी बढ़ती है। मैं कहता हूं दावे के साथ कि 1 से 2 साल के अंदर रिजल्ट मिलेंगे आपको सही तरीके से। इसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब तक एक पैकेज समझ में नहीं आएगा, प्राकृतिक खेती का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, इसका डिफरेंस समझ में नहीं आएगा जैविक खेती के प्रति, तो हम वही चीज करते रहेंगे, वही लूटते रहेंगे। क्योंकि जैविक खेती में लूट मची हुई है। हजारों प्रोडक्ट आए हुए हैं इनपुट के रूप में आपके मार्केट में, हजारों, लाख 1.5 लाख रुपए की जो नेट हाउस में इंसेक्ट कंट्रोल करने की दवाई आई हुई है। केंचुए खाद कितना महंगा, 8 से 10 रुपए किलो है। लेकिन प्राकृतिक खेती में ज्यादा गोबर का खाद भी नहीं डालते हैं, क्योंकि ये एक सबस्ट्रेट है जो पैथोजन होते हैं ना, जो हानिकारक, जो बीमारी पैदा करते हैं जीवाणु, उनका भोजन है। अगर जरूरत से ज्यादा गोबर का खाद भी डालेंगे, आप केंचुए खाद डालेंगे, प्राकृतिक खेती में हम ये सबस्ट्रेट दे ही नहीं रहे हैं। जीवाणुओं को, जो हानिकारक जीवाणु है, जो पैथोजन है, उनको भोजन ज्यादा दे ही नहीं रहे, उनकी मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती में 80 से 90% बीमारियां अपने आप कंट्रोल है। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है कि प्राकृतिक खेती में ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप किसानों को शर्म करना चाहूंगा कि आपके डिपार्टमेंट के अब एडीओ ले रहे हैं ट्रेनिंग, एटीएम बीटीएम ले चुके हैं, सुपरवाइजर अब लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सर एसडीओ लेवल के, एसएम लेवल के, डीडीए लेवल के भी ट्रेनिंग नहीं देंगे तो इसमें मकसद सर्व नहीं हुआ सर, क्योंकि वहां से चीजें जाती आके फ्लो करती हैं चीजें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है सर, डीडीएस को भी, एसडीओ को भी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर को भी, फार्मर्स के साथ उनको तो होनी चाहिए। ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक इसका मकसद पूरा नहीं होगा सर। धन्यवाद सर। गुरुकुल में हो रही है सर, एडीओज तक तो कवर हो गए हैं, उसमें एटीएम और एडीओज भी होता है। हाँ जी, एडीओज, हाँ जी, अच्छे से चल सीनियर लेवल पे भी कराइए, मतलब जी सर, इस साल करा देंगे ना? जी जी बिल्कुल, इस साल सभी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो जाए। जी सर, का टारगेट, जी सर, जी सर, थैंक यू। इससे पहले कि मैं आप सबको लंच के लिए आमंत्रित करूं, 2-3 बुक जैसे कि प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे आयोजित हुए हैं, इस पर हमने एक बुक कमेटी की तरफ से बनाई है। उसको हम सर से अनुरोध करेंगे कि उसको आज रिलीज करें, क्योंकि जब एक रिटर्न मैनुअल हम सब के बीच में, किसानों के बीच में जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और डॉक्टर दैया से विशेष अनुरोध, प्लीज एक बार स्पीच पे आए प्लीज। कागज का भी प्रयोग करिए।
अच्छी होती है। यहाँ एक बार यहाँ पे विजिट जो यहाँ ट्रेनिंग हो ना सर, एक दिन की विजिट वहाँ करवाएं, वहाँ ये विजिट करा देंगे फार्म विजिट को करा लेकिन ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर की वहाँ यहाँ हमारे पास रुकने का सब फैसिलिटी ऑफिसर का ये सर वहाँ के बगैर इफेक्टिव नहीं नहीं, है, हम मैं बता वहाँ आपके वहाँ फार्म विजिट करें। सर 3 दिन के बगैर तो उससे नहीं निकलते माइंड के। तो आप यहाँ होंगे ना 3 दिन आप यहाँ मेरे होंगे। बस नहीं, मेरे फिजिकल इश्यूज है, मेरे हेल्थ इश्यूज। ठीक है, आपकी मानो मेरी बात बात। आपकी बात को सर वहाँ एक 176 का गुरुकुल का मार्केट है, वहाँ आज देखो सुबह से शुरू हो जाता है। कर लेंगे सब यहाँ मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। अच्छा तो ठीक है थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैच में लंच के लिए सभी आमंत्रित हैं। हाँ जी हम दे दें, डिस्ट्रीब्यूट करा दें। नेचुरल रिसोर्सेज का प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया, 8 बुक लिखी है सर, और एक पुस्तक है इनके पास। आज इनकी इच्छा है कि आपको जरूर भेंट करना।